Exercise question 5.5. Why earlier scientists could not guess about the gravitational force? शुरू के साइंसदान ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अंदाज़ा क्यों नहीं लगा सके, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटरमाइन क्यों नहीं कर सका। शुरू के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, क्योंकि आजकल के दौर में हम जानते हैं जी की वैल्यू बहुत छोटी है। जैसा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ये कांस्टेंट आता है, तो -11 मीन्स वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है। इसको डिटरमाइन करना विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट टेक्नोलॉजी हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। इतनी छोटी फोर्स को, जब जी की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू भी बहुत स्मॉल है। इतनी छोटी फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जो कि उस दौर में नहीं थी। अब ये हमें समझ आती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे फेंकते हैं तो ज़मीन की तरफ गिरता है। तो जब ये बात हमें न्यूटन ने कहा तो हमारे जहनों में ये बात आ गई। लेकिन अगर आप देखो, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हमें डेली लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों बॉडीज अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रही तो ये एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं करती। तो इसलिए नॉर्मल लाइफ में हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी है। लेकिन ये कहना गलत है, शुरू के साइंटिस्ट ने मोशन के बारे में स्टडी नहीं किया। मोशन के बारे में स्टडी किया, लेकिन ये इतनी छोटी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में गेस नहीं कर सका। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5.6। हाउ कैन यू से ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के अराउंड मौजूद है, यानी कि अर्थ न सिर्फ अर्थ के अराउंड मौजूद है बल्कि यूनिवर्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट के अराउंड मौजूद है। दो प्लैनेट्स, दो स्टार्स, सन, हर जगह मौजूद है। यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, जब स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट तो उसके अराउंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। अभी देखिए, इस वक्त मेरे हाथ में ये मार्कर है, मेरा हाथ में ये मार्कर है। अब इस वक्त ये ज़मीन से टच नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। हम इसको आर्गुमेंट कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ से हाथ से छोड़ दूँ तो ये नीचे ज़मीन की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस मार्कर के ऊपर लग रही थी, तो जो ही मैंने हाथ से छोड़ा तो मार्कर ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में मूव किया। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बॉडी के साथ, दो बॉडी टच हो या ना हो, लगती है। जैसा कि अर्थ के केस में मार्कर और अर्थ टच नहीं था, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मार्कर के ऊपर लगी और मार्कर नीचे मूव किया। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज़मीन से टच हो या ना हो, बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5.7। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हमने डिफाइन करना है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मीन, अब ये बॉडी है, ये मार्कर है, इस मार्कर को हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मैंने रखा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। ज़मीन से टच हो या ना हो, फोर्स लगती है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है। सपोज इस मार्कर का जो मास है वो 1 kg है, तो इस 1 kg मार्कर पर, इस 1 kg मार्कर को हम ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने रखा है, तो इस 1 kg मार्कर के ऊपर जितनी अमाउंट में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, उस अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे फार्मूला बना लिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू Fg डिवाइड बाई m, यानी कि Fg ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाई मास, यानी कि डिवाइड के अंदर वाला यूनिट होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप 1 kg ले सकते हैं। 1 kg मास के बॉडी पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन पर kg है। देखें, फोर्स का यूनिट न्यूटन डिवाइड बाई kg, kg नोमिनेटर में आके kg की पावर -1 हुआ। और देखो, अक्सर MCQs में या पेपर में ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पूछते हैं, तो आपने लिखा है न्यूटन पर kg। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5.8। व्हाई इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट टू अस। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
यानी कि इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं और इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी यूनिवर्स के लिए अप्लाई होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, यह हमारे लिए अहमियत के हामिल क्यों है? इसकी अहमियत कुछ इस तरह से है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है हमारे डेली लाइफ में। जैसा कि यूनिवर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनकी जो मोशन है, तमाम ऑब्जेक्ट्स मीन्स जितने भी प्लैनेट्स है, स्टार्स है, जैसे कि हमारे जो सन है वो भी एक स्टार है, हमारे सन स्टार के अराउंड प्लैनेट है, तो खरबों स्टार्स या उससे भी ज़्यादा स्टार्स मौजूद है, तो हर स्टार एक सूरज है। ऐसी बात है, हर स्टार के अराउंड प्लैनेट्स भी होंगे, तो तमाम यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट में वो तमाम चीज़ें आती है जो हेवनली बॉडीज, यानी कि नाइट स्काई में जितने भी प्लैनेट स्टार वो हमें नज़र आ रहे हैं, वो सब के सब उन सब की मोशन को हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे निज़ाम शमसी में जो 8-9 प्लैनेट है वो सन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, उसकी मोशन को हम विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बारिश होती है तो वो एटमॉस्फेयर से ज़मीन के सरफेस की तरफ आती है, और रिवर और ओशन के अंदर पानी का चलना, दरियाओं का बहना, उसको भी हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी स्टार प्लैनेट है उनके मोशन के जो पाथ है उसको भी हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से डिटरमाइन कर सकते हैं, उनकी मोशन को हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब जो यूनिवर्स की जो मिस्ट्री है, यूनिवर्स की जो जितने भी हेवनली बॉडीज है उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। मैं वक्तन फवक्तन जो है आपको मैं गाइड करता रहता हूँ कि आपने अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेना है तो साल के शुरू में आपने मेहनत स्टार्ट करनी है। आखिरी 1-2 महीना पढ़ के आप मार्क्स नहीं ले सकते। हाँ, पास तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन नंबर लेना है, आपने लाइफ में कामयाब होना है, तो आपको साल के शुरू से प्लानिंग के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि मैं डेली के हिसाब से मैं हर चैप्टर के इतने में टॉपिक करूँगा तो साल के एंड तक मुझे आसानी के साथ मैं पूरी जो है ना पेपर की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। आपने एग्जैक्ट एग्ज़ाम के से एक दिन पहले तक आपने प्लानिंग नहीं करनी है। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आपकी फुल फ्लैश तैयारी होनी चाहिए। उसके लिए आपने साल के शुरू से आपने स्टार्ट करनी है तैयारी। तो 50-60% तकरीबन एक्सरसाइज से आते हैं क्वेश्चंस फिज़िक्स के। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम होता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर में या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो फिज़िक्स इकरा एकेडमी का जो चैनल है वो आपके इस मसले को सॉल्व कर रहा है, तो लिहाजा आपने फिज़िक्स इकरा एकेडमी के चैनल को आपने फॉलो करना है। मैं अक्सर वीडियो के अंदर में बताता रहता हूँ, आपने न सिर्फ फिज़िक्स इकरा एकेडमी के चैनल को आपने खुद फॉलो करना है, बल्कि अपने फ्रेंड्स को, बहन भाइयों को, अपने क्लास फेलोज़ को भी आपने बताना है, उन सबको इस चैनल पे लेकर आना है, ताकि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आप तक पहुँच जाए। नॉलेज को बांटने से कम नहीं होती, वो बढ़ती है। आपके लिए भी फ़ायदा है, आपके लिए भी सवाब है। तो इस जर्नी में आपने हमारे साथ देना है। सिर्फ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, आपने चैनल को डेली 1-1 घंटा वॉच भी करना है। और 9 और 10 लेवल पर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो मेरा सजेशन है, पहले आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन की फिज़िक्स से आपने करनी है और न्यूमेरिकल भी करना है। उसके बाद टॉपिक देखें ऑलमोस्ट सेम है, टॉपिक के लिए कोई आप फॉलो करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक्सरसाइज यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए, रिव्यू क्वेश्चंस के लिए आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और नेशनल टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो फिज़िक्स है उन दोनों को फॉलो करना है। फिज़िक्स एकेडमी के चैनल पर 9 और 10 लेवल पर नेशनल बुक और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड दोनों के कंसेप्चुअल, रिव्यू क्वेश्चन, एक्सरसाइज एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपलोड हो रहे हैं, तो आपने वहां से फॉलो करना है। और यहाँ पर वाइट बोर्ड के ऊपर मैं नोट्स लिख रहा हूँ, ये वो नोट्स है जिसके स्टूडेंट ने बोर्ड के अंदर पूरे नंबर लिए हैं, तो वो आपने पॉज करके वीडियो को रोक कर आपने लिखना है, अपने नोटबुक पर नोट बनाना है और उसको याद करना है। दूसरी बात, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है फिजिक्स के, वो तमाम वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं।
यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मुकम्मल तौर पर अपलोड हो गए हैं। डेली आपने कम से कम 1-1 घंटा वजीफे के साथ आपने लेक्चर को, वीडियोस को सुनना है। इन द सेम मैनर मैं एक वजीफे के साथ डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ।